हाय एवरीवन, कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। कार्ल मार्क्स ये जर्मनी के थे, जिसका जन्म 5 मई 1818 यानी जर्मनी में हुआ और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। कार्ल मार्क्स के बारे में जाने तो जो जर्मनी के राइन प्रांत में जन्मे हुए थे। राइन प्रांत के ट्रीविस नगर में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो स्कूली शिक्षा थी वह ट्रीविस नगर में ही हुई थी। स्कूली शिक्षा के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ से उन्होंने 1841 ईस्वी में दर्शन शास्त्र से डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त की। राइन में समाचार पत्र में लेखन का कार्य भी इन्होंने शुरू किया और परंतु प्रशा सरकार के विरुद्ध कुछ लेख लिखने के कारण मार्क्स यह पेपर छोड़ना पड़ा। लेखिका एक उस समय थी स्टेपनोवा, मार्क्स की जीवनी में लिखती हैं कि काफ़ी बाधाओं के पश्चात मार्क्स का 1843 ईस्वी में जेनी से विवाह हुआ और 1844 ईस्वी में मार्क्स का फ्रेडरिक एंगल्स से परिचय हुआ। फ्रेडरिक एंगल्स के साथ उन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी हैं, जो दोनों एक सहलेखक के तरीके कुछ रचनाओं की रचना की। यानी यह जो परिचय रहा वह घनिष्ठ मित्रता में परिवर्तित हो जाती है। 1847 में ब्रसेल्स जो एक जर्मनी का ही स्थान है, जहां उन्होंने कम्युनिस्ट लीग और क्षेत्रीय समिति के नेतृत्व का दायित्व मार्क्स को सौंपा गया। मार्क्स 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1848 में, जिसके अंत में मार्क्स ने कहा, कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग को कांपने दो। मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है और जीतने के लिए उनके पास सारी दुनिया है। बेल्जियम से भी मार्क्स को क्रांतिकारी विचारों के कारण निष्कासित होना पड़ा, जिस कारण उन्हें उनके जीवन में अस्थिरता के साथ आर्थिक तंगी भी आ गई। 1850 में पुत्र की मृत्यु हो जाती है और 1852 ईस्वी में उनकी बच्ची की मृत्यु हो जाती है और उसी मृत्यु के समय मार्क्स के पास कफन के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ते थे। इतनी इनकी आर्थिक तंगी हालत थी। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की कृति आती है दास कैपिटल और उसका प्रथम खंड वह जर्मन भाषा में प्रकाशित होता है। इसमें उसने पूंजीवाद का बड़ा गंभीर विश्लेषण किया है तथा इस मान्यता को बल देकर प्रतिपादित किया कि मनुष्य के अस्तित्व को उसकी चेतना निर्धारित नहीं करती है, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। दास कैपिटल के 2 खंड को एंगल्स ने पूर्ण किया। 1881 में मार्क्स की पत्नी जेनी का निधन हो गया। एंगल्स ने तो जेनी की मौत को मार्क्स का मौत कहा था। बुढ़ापे, बीमारी और आर्थिक अभाव ने मार्क्स के मनोबल को तोड़ दिया था। 14 मार्च 1883 में इनका निधन हो गया। यानी एंगल्स ने इस त्रासदी के बारे में लिखा कि मानव जाति एक रत्न से वंचित हो गया और वह भी हमारे युग का एक महानतम रत्न से। तो इनकी रचनाओं पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। इनकी रचना रही है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जो 1844 में आई। द इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत ही फेमस रचना है, जो 1848 में आई। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमी 1859 में आई। वैल्यू प्राइज ऑफ प्रॉफिट 1865 में। द सिविल वार, कैपिटल वॉल्यूम जो था वो 3 खंडों में आया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1894 ईस्वी में। द गोथा प्रोग्राम, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। एंगल्स हमने पहले ही बताया कि मार्क्स के सहलेखक थे, जिसमें इन्होंने सहलेखक के रूप में दोनों लोगों ने 4 रचना एक साथ लिखी, यानी द होली फैमिली, द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑन इंडिया, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का एक पार्ट आया हुआ रहता है जिसमें केवल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। जब उसका 2 पार्ट रिलीज होता है तो मार्क्स की मृत्यु हो गई रहती है, तो उसका सेकंड पार्ट एंगल्स के द्वारा आता है। अब मार्क्स के विचारों के स्रोत क्या क्या रहे, अगर इसकी बात करें तो इनके विचारों में जर्मन विद्वान का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव, फ्रेंच समाजवादियों का चिंतन दिखाई देता है और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी
इनके विचारों पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। जर्मन विद्वान का प्रभाव यानी मार्क्स के समाज के विकास के लिए हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया, यानी उन्होंने युवा हीगलवादी फायरबाख से भौतिकवाद का विचार लिए। जबकि ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के चिंतन का स्रोत इनके विचारों से कैसे रहे, क्योंकि जो उस समय जो है एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि जो थे वो श्रम के मूल्य सिद्धांत को अपनाया इन्होंने। इससे फ्रेंच समाजवादी में जैसे सेंट साइमन हुए, चार्ल्स फोरियर हुए, उनसे इन्होंने समाजवाद का प्रतिपादन किया था। सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में यानी तत्कालीन पूंजीवाद समाज के लिए शोषणवादी चरित्र ने भी मार्क्स को क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। यानी हम ठीक रूप से देख पा रहे हैं कि जब हम इनके द्वंद्वात्मक पद्धति को पढ़ेंगे तो हीगल के द्वारा, जब हम इनके श्रम के मूल्य सिद्धांत को पढ़ेंगे जिसमें इनके चिंतन, इनके विचारों का प्रभाव एडम स्मिथ, रिकार्डो का पड़ा, और जब हम समाजवाद की बात करेंगे तो जो फ्रेंच समाजवादी थे इनके ऊपर सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियर चिंतक का प्रभाव पड़ा। जब सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की बात करेंगे तो इससे इनकी जो शोषणकारी चरित्र थी उस समय पूंजीवादी समाज का, तो उससे इनके क्रांतिकारी विचार भी प्रस्तुत किए। और मैक्सी भी इनके बारे में लिखते हैं कि मार्क्स के चिंतन के संबंध में महत्वपूर्ण बात उसकी मौलिकता नहीं है, वरन उसकी समन्वयकारी शक्ति है। उसे सामग्री को कई स्थानों में एकत्रित करके उसे एक सिद्धांत का रूप दिया है उसने, जिससे सर्वहारा आंदोलन के सिद्धांत का निर्माण किया। यानी संक्षेप में कहें तो मार्क्स ने चाहे ईंटों को बहुत से स्थान को एकत्रित किया हो, परंतु उसने साम्यवाद का जो विशाल भवन बनाया वह सर्वथा मौलिक है। उसने सर्वहारा वर्ग को तर्कगत देकर महान गति और शक्ति प्रदान की। उसने साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया और इसी कारण उसे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। यहाँ संक्षेप में हम कल्पना मूलक समाजवाद के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इन ब्रिटिश अर्थशास्त्री में कहीं ना कहीं इनके विचारों से मार्क्स जो है प्रभावित भी रहा है। तो जो कार्ल मार्क्स से पूर्ववर्ती समाजवादी रहे जैसे सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवेन को कल्पनावादी समाजवादी कहा जाता है। यानी कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी रहे जिसमें सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और रॉबर्ट ओवन आते हैं, ये सब कल्पना मूलक समाजवादी कहलाए। अब अगर हम बात करें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो बहुत ही फेमस है, हमने हीगल के बारे में भी जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है और हीगल का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल अधिकार है। यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न करता है। यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया और भौतिकवादी का दृष्टिकोण जो इसमें आया, यानी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से लिया जबकि भौतिकवाद का दृष्टिकोण फायरबाख से लिया है। यानी जो इनकी द्वंद्वात्मक पद्धति रही है, यानी मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित था। यानी हीगल यह मानकर चलता था कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर टेढ़े मेढ़े तरीके से होती है, जिसके 3 अंग हैं, हमने पहले ही बता दिया है। उन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात की, जबकि मार्क्स जो है वह द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का ही यही द्वंद्ववादी दर्शन है। हीगल ने द्वंद्ववाद के परिप्रेक्ष्य में मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझा जा सकता है। यानी जो हीगल का द्वंद्ववाद है उसके परिप्रेक्ष्य में मार्क्स के द्वंद्ववाद को भी समझा जा सकता है। कैसे? क्योंकि मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधे के उदाहरण में समझाया है। वो कहता है कि गेहूं का दाना वाद है, भूमि पर बो देने के बाद जब पौधा निकलता है तो वह उसका दूसरा चरण यानी प्रतिवाद है, और तीसरा चरण पौधे में बाली का आना, यानी इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना और पौधे का सूखकर नष्ट हो जाना, यह तीसरा चरण यानी संवाद है। तो जो इसने लिया वह आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया उन्होंने कहा कि पूंजीवाद है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की अवस्था प्रतिवाद है। यानी पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद को उसने वाद माना
और सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की अवस्था को उसने प्रतिवाद माना, जबकि साम्यवाद की अवस्था को उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद माना। मतलब हम बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हीगल जहाँ उन्होंने टेढ़े मेढ़े प्रक्रिया से बताने के प्रयास किया समाज की प्रगति को, जबकि इसने कहा कि समाज में जो पूंजीवाद है वह वाद है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की अवस्था प्रतिवाद है और साम्यवाद की अवस्था संवाद है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है यानी हीगल की सृष्टि का मूल तत्व, जब हम उनकी विश्वात्मक का विचार देखते हैं तो वह विश्वात्मक को मानता है। वहीं मार्क्स जो है सृष्टि का मूल तत्व जड़ को मानता है, यानी सृष्टि की उत्पत्ति जड़ से हुई है, यहाँ तक कि चेतन की उत्पत्ति भी जड़ से हुई है। मार्क्स का जड़ से तात्पर्य भौतिक परिस्थितियों से है, अर्थात आर्थिक परिस्थितियों से है। मार्क्स जो है वह कहता है कि आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण जो है वह उत्पादन प्रणाली है। जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है, और समाज में यह परिवर्तन क्या है, द्वंद्वात्मक पद्धति से ही होता है। तो जो हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धतिवाद है इसकी क्या क्या विशेषताएं इसमें आती हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सोवियत रूस के भूतपूर्व जब 1924-53 के सर्वा जो जे स्टालिन के द्वारा अपनी रचना फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विस्तार के आधार पर विवेचना की है। यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की यह भी विशेषता मानी जाती है कि विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, वरन समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं संबद्ध और परस्पर निर्भर है, और इसीलिए हमारे द्वारा किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। तो जो द्वंद्ववाद है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि प्रकृति अस्थिर है, गतिशील है, निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीज़ें उत्पन्न और विकसित होती हैं तथा पुरानी चीज़ें नष्ट होती रहती हैं। अतः हमारे द्वारा विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसकी गतिशीलता की दृष्टि में रखना होगा, जबकि वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ अचानक होते हैं। यह बात भी उसने कहा कि वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, उसका उत्तर मार्क्स और हीगल की विचारधारा के आधार पर ही देता है जे स्टालिन अपनी रचना में फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म में। वो कहता है कि वस्तुओं में शाश्वत अंतर विरोध पाया जाता है और वस्तुओं में निहित इन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष के फलस्वरूप ही वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कुछ नियम भी बताए गए हैं, जैसे विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम, परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन, निषेध का नियम भी बताया गया है। निषेध का नियम यानी इस प्रक्रिया में मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन एक विशेष स्थिति में पहुंचने पर गुणात्मक परिवर्तन होता है, और यह विस्मयकारी होता है। जैसे पानी को गर्म करने पर गर्मी ग्रहण करता रहेगा, किंतु 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पानी भाप बनने लगता है। अतः वाद प्रतिवाद के संघर्ष के फलस्वरूप बना संवाद वाद नहीं है, अपितु उच्च अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है इसकी आलोचना भी की जाती है, और इसकी आलोचना के कई आधार बताए जाते हैं, जैसे कि सृष्टि का मूल तत्व जड़ है या चेतन, इस बारे में विद्वान एक मत नहीं है, इस पर भी आलोचना की जाती है। दूसरा यह कि मार्क्स का दर्शन अत्यंत भौतिकवादी माना जाता है। द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास एक कपोल कल्पना है। मार्क्स जो है प्रमाणों के बजाय उदाहरणों पर बल देता है। तो ये रहे मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब इनका जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है ये क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। यानी यहाँ जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वह मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है, वहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद उसका अनुभव मूलक के आधार पर प्रस्तुत करता है। यानी यह द्वंद्वात्मक पद्धति की तरह दार्शनिक चिंतन का विषय नहीं है, बल्कि यह अनुभव मूलक विज्ञान की तरह सामाजिक और ऐतिहासिक चिंतन का विषय है। इसकी कुछ अवस्थाएं भी बताई गई। उत्पादन के साधनों के आधार पर मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को 6 अवस्थाएं बताई। उसने आदिम साम्यवादी युग, दास अवस्था, उत्पादन की एशियाई पद्धति या प्रणाली बताई,
सामंती युग बताया और पूंजीवादी युग बताया। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र क्या है? सर्वहारा के अधिनायक तंत्र अवस्था में श्रमिक उत्पादनों के साधनों पर नियंत्रण रखते हैं। इसमें पूंजीवादी अवशेषों को मिटाया जाएगा, यानी इसमें पूंजीपतियों का शोषण किया जाएगा। मार्क्स के शब्दों में समझें तो लुटेरों को लूट लिया जाएगा और इसमें सत्ता का प्रयोग शासक वर्ग की स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं बल्कि शोषण की परंपरा को समाप्त करने के लिए किया जाएगा। इसमें उत्पादन के प्रमुख साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व में रखा जाएगा ताकि वह सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन सके। मार्क्स यह कहता है कि जब संपूर्ण समाज श्रमिक वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा तब वर्ग विहीन यानी शोषण विहीन समाज की स्थापना होगी, और जब वर्ग विहीन समाज बनेगा तो समाज के लिए राज्य की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात राज्य का भी अंत हो जाएगा। अंततः राज्य विहीन, शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स जो है ये भी कहता है, यानी मार्क्सवाद के अंतर्गत हम ये भी पढ़ते हैं कि ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था चाहे कितनी ही खराब क्यों ना दिखाई दे, अपनी पिछली अवस्था में उत्तम होती है क्योंकि वह विकास के लक्ष्य के निकट होती है, और इसीलिए मार्क्सवाद को प्रगतिवादी सिद्धांत कहा जाता है। केवेट जो है इन्होंने सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत समझ लेते हैं। जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है यह मार्क्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत के बारे में इनकी जो एक बहुत ही फेमस बुक है दास कैपिटल में प्रस्तुत किया है इन्होंने, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण कर मार्क्स जो है यह सिद्ध किया है कि यह व्यवस्था शोषण पर आधारित है, और मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया कि पूंजीवादी यानी पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में भी किया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों के मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स तो ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स कहता है कि श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है उसके अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। यानी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत अगर 50 रुपये है तो पूंजीपति श्रमिक को इस वस्तु के उत्पादन के लिए मात्र 10 रुपये देता है, शेष 40 रुपये अपने पास रख लेता है, और यही 40 रुपये क्या है? अतिरिक्त मूल्य है। यानी इस अतिरिक्त मूल्य के कारण ही श्रमिक का शोषण होता है, और इसी अतिरिक्त मूल्य से ही पूंजीपति पूंजी का एकत्रीकरण करता है। मार्क्स यही कहता है कि अतिरिक्त मूल्य के कारण ही श्रमिकों की पूंजीपति समाज में दयनीय दशा है। ये तो रहे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का है क्या कहते हैं? वर्ग संघर्ष में ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपसिद्धि माना जाता है इसे, क्योंकि इसके साथ ही अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के भी अनुकूल इसे माना जाता है। यानी वर्ग संघर्ष का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास रहा है। हम विश्व इतिहास की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के लिए विरोधी वर्गों में संघर्ष की श्रृंखला है। हम देखते हैं आदिम साम्यवाद अवस्था रहती है, फिर उत्पादन एवं एशियाई पद्धति प्रणाली आती है, सामंती युग आता है, और लास्ट में पूंजीपति युग देखते हैं। तो एक वर्ग संघर्ष की स्थिति रहती ही है। तो इसी तरीके हम इतिहास का निर्माण करने वाले राजनीतिक आंदोलनों वर्ग आंदोलन होते हैं प्रत्येक काल में, और प्रत्येक देश में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर महान आंदोलनों को जन्म देते रहते हैं। प्राचीन रोम में कुलीन सरदार साधारण मनुष्य तथा दास होते थे। मध्य युग में सामंत सरदार जागीरदार संघ स्वामी कामदार अप्रेंटिस तथा सेवक होते थे। प्राय इन समस्त वर्गों में इसकी उपश्रेणियां होती थी। यानी ये समूह अर्थात दमन करने वाले तथा दलित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते हैं। इनमें कभी खुलकर और कभी छिपकर निरंतर संघर्ष चलता रहता था। प्रत्येक समय इस युद्ध के परिणाम स्वरूप या तो समाज की क्रांतिकारी पुनर्रचना होती थी या संघर्षरत दोनों वर्ग नष्ट हो जाते थे। यानी इससे हम समझ पा रहे हैं कि बुर्जुआ तथा श्रमजीवी शब्दों को स्पष्ट रूप से
व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन श्रमजीवी वर्ग का केवल एक परिभाषा उपलब्ध हो सकती है जो एंगल्स ने दी है। वो कहते हैं कि श्रमजीवी वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम के विक्रय पर निर्भर होता है, न कि पूंजी के द्वारा प्राप्त लाभ पर। यानी उसका सुख दुख, जीवन मरण और उसका संपूर्ण अस्तित्व उसके श्रम की मांग पर निर्भर करता है। और जहाँ तक बुर्जुआ का प्रश्न है, संभवतः लेनिन ने भी कहा था कि बुर्जुआ उस संपत्ति का स्वामी है जिसका उपयोग वह श्रमजीवी के श्रम से अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। वह हाथों में शोषण का एक महान अस्त्र सौंप देता है जिसे श्रमिक कभी पसंद नहीं करते हैं। तो ये रही इनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत। जबकि क्रांति का सिद्धांत मार्क्स के अनुसार समझे तो क्रांति का सिद्धांत मार्क्स और एंगल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। और इस सिद्धांत में जब उत्पादन की प्रणालियाँ इतनी विकसित हो जाती हैं कि पुराने उत्पादन संबंध उनके पांव की बेड़ियाँ सिद्ध होते हैं, तब ये संबंध इन शक्तियों को अधिक देर तक नहीं संभाल पाते हैं और एकाएक छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझे कि औद्योगिक उत्पादन शुरू हो जाने पर जमींदार किसान का सामंत युगीन संबंध उसे संभाल नहीं पाता है और वह ऐसे ही टूट जाता है। यानी उत्पादन की शक्तियों का विकास तो धीरे धीरे होता है, परंतु एक अवस्था में पहुंचकर पुराने सामाजिक संबंधों पर उनका दबाव असहनीय हो जाता है और ऐसी हालत में जो सामाजिक होकर पुराने प्रभुत्वशाली वर्ग को एक ही झटके की सत्ता से हटा देता है और उसके साथ जुड़ी हुई सारी संस्थाओं को उलट पुलट कर देता है। यानी जो इनके क्रांति संबंधी विचार हैं, इससे हम स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने दो क्रांतियाँ आवश्यक बताई थी सामंतवाद से समाजवाद के युग में। एक बुर्जुआ क्रांति, दूसरा सर्वहारा क्रांति। तो हमने इनके कार्ल मार्क्स के बारे में जाना और इनके मार्क्स के विचारों के स्रोत क्या क्या रहे, कल्पना मूलक समाजवाद क्या है इसके बारे में जाना, और इनके जो सिद्धांत बहुत ही फेमस रहे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और क्रांति के सिद्धांत के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।